दुनिया में दो तरह के अमीर होते हैं, एक वो जो फोर्ब्स की लिस्ट में आते हैं और दूसरे वो जो पूरी की पूरी फोर्ब्स की लिस्ट खरीद सकते हैं। अगर आज मैं आपको 200 अकाउंटेंट्स की पूरी फौज दे दूं और उन्हें एक टारगेट दूं कि वो दिन रात बैठकर बिना रुके सिर्फ एक इंसान का कैश गिने, तो उन्हें ये गिनती पूरी करने में पूरा 1 साल लग जाएगा। और ये किसी हॉलीवुड मूवी का फिक्शनल प्लॉट नहीं है, ये हकीकत है दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद की, जिन्हें दुनिया प्यार से और डर से फाजा के नाम से जानती है। जब हम अमीरी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? इलॉन मस्क या जेफ बेजोस? लेकिन दोस्तों, ये रिच हैं, वेल्दी नहीं है। उनका पैसा स्टॉक मार्केट के एक क्रैश से गायब हो सकता है, लेकिन दुबई का शाही खानदान वेल्थ की असली डेफिनेशन है। इनकी दौलत कंप्यूटर स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि जमीन पर है, समंदर पर है और एक पूरे देश की इकोनॉमी पर है। नमस्कार दोस्तों, आज की केस स्टडी में हम सिर्फ उनके बैंक बैलेंस को डिकोड नहीं करेंगे, हम उस सोने के पिंजरे के अंदर झांकेंगे जिसे रॉयल पैलेस कहा जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम की चमक धमक के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो दुबई की ऊंची दीवारों से बाहर नहीं आते। एक तरफ 6000 करोड़ की यार्ड और 40 करोड़ की ऊंटनी खरीदने का शौक, और दूसरी तरफ पैलेस के अंदर छुपी सक्सेशन की लड़ाई और फैमिली सीक्रेट्स। क्या शेख हमदान की लाइफ वाकई एक फेरी टेल है या फिर एक शानदार पर्दा? चलिए आज इस पर्दे को उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की, लेकिन जमीन पर नहीं, पानी पर। नॉर्मल बिलियनियर्स क्या करते हैं कि वो 7 स्टार होटल में स्वीट बुक करते हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में रुकते हैं, मजे करते हैं। लेकिन शेख हमदान का लॉजिक ही अलग है। वो होटल बुक नहीं करते हैं, वो होटल खरीद लेते हैं और उसे पानी पर तैराते हैं। इनके पोर्टफोलियो का सबसे पहला एसेट है एस्मेराल्ड। इसकी वैल्यूएशन है करीबन 1000 करोड़ रुपए। इसका स्केल समझने के लिए जरा एक बार ये डेटा देखिए। इस यार्ड पर 24 कमरे तो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए हैं। मतलब आपकी लग्जरी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी लग्जरी भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इस यार्ड पर सिनेमा हॉल है, जिम है और एक फुल्ली इक्विप्ड स्पा है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि एस्मेराल्ड तो बस इनकी पार्टी बोट है, जो दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप्स के लिए यूज होती है। ये कोई मेन बोट नहीं है। इनका मेन एसेट है, जो कि क्राउन ज्वेल है, वो है द दुबई यार्ड। कॉस्ट है $400 मिलियन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक यार्ड नहीं है, ये इंजीनियरिंग मार्बल है। इसकी लंबाई 162 मीटर है, जो लगभग 2 फुटबॉल के फील्ड्स के बराबर है। इसमें 48 रॉयल गेस्ट रह सकते हैं। इसके अंदर एक स्विमिंग पूल है, जिसका फ्लोर एक बटन दबाने पर ऊपर उठ जाता है और बस एक डांसिंग फ्लोर बन जाता है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड है और सिक्योरिटी ऐसी है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड रडार सिस्टम लगा है, जो किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले को डिटेक्ट कर सकता है। इसके इंटीरियर्स में इटालियन मार्बल और गोल्ड लीफ का काम किया गया है, जो इसे किसी भी प्लेस से कहीं ज्यादा सुंदर बनाता है। लेकिन हाँ, इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी जरा एक बार देखिए, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। इस जहाज को चलाने के लिए 90 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि 24 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। फ्यूल, मेंटेनेंस और स्टाफ सैलरी मिलाकर इसका साल का खर्चा ही करीबन 50 से 100 करोड़ रुपए है। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बिजनेस कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं सपोर्ट वेसल। ये कॉन्सेप्ट आम आदमी की समझ से थोड़ा बाहर की चीज है। देखिए, बड़ी यार्ड पर इतनी लग्जरी होती है कि वहां खिलौने रखने की भी जगह नहीं होती है। इसीलिए शेख हमदान के पास में क्वार्टरले, शैडो और कोड 8 जैसी एक्स्ट्रा यार्ड्स हैं। इनका काम मेन यार्ड का सामान ढोना होता है। इन छोटी यार्ड्स पर जेट स्कीज, मिनी सबमरीन्स, डाइविंग गियर्स और एक्स्ट्रा प्रोविजंस लोड करके मेन यार्ड के पीछे पीछे इसे चलाया जाता है। ये समझिए बिल्कुल वैसा है जैसे सड़क पर फरारी के पीछे एक ट्रक चले, सिर्फ उसका स्पेयर टायर और लगेज उठाने के लिए। ये लेवल ऑफ वेल्थ दिखाता है कि जब पैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, तो लॉजिस्टिक्स भी लग्जरी बन जाती है। अब पानी से निकलकर जरा सड़क पर आते हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक सा रूल है कि कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। जैसे ही आप शोरूम से गाड़ी बाहर निकालते हैं, उसकी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन शेख हमदान ने इस रूल को भी बाईपास कर दिया। कैसे?
वैल्यू एडिशन के जरिए। इनके गैराज में मर्सिडीज G63 AMG और लैम्बोर्गिनी वेनॉन जैसी गाड़ियां तो हैं, लेकिन स्टॉक कंडीशन यानी कि ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रहती हैं। ये अपनी गाड़ियों पर मॉडिफिकेशन के नाम पर पेंट और स्पेयर पार्ट्स नहीं लगवाते हैं, बल्कि 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग करवाते हैं। जब एक एसयूवी पर 30 से 40 लाख का सोना चढ़ा दिया जाए तो वो गाड़ी गाड़ी नहीं रहती है, वो एक मूविंग गोल्ड बार बन जाती है। इनके पास तो 100 से ज्यादा सुपर कार्स का कलेक्शन है, जिसमें बुगाटी वेरॉन से लेकर एस्टन मार्टिन 177 शामिल है। अब यहां पे 177 का मतलब है कि पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 77 यानी कि 77 गाड़ियां हैं। यहां पॉइंट लग्जरी नहीं है, पॉइंट है एक्सक्लूसिविटी, वो चीजें खरीदना जो दुनिया में कोई और ना खरीद सके। इस कलेक्शन में एक और लेवल है नंबर प्लेट्स। जी हां, दुबई में गाड़ी से ज्यादा कीमत उसके नंबर प्लेट की होती है। शेख हमदान और उसकी फैमिली के पास में दुबई के सिंगल डिजिट नंबर प्लेट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए दुबई 1 नंबर प्लेट की कीमत ऑक्शन में करीबन 100 करोड़ रुपए तक जा सकती है। एक नंबर प्लेट जो कि मेटल का एक टुकड़ा है और उस पर एक नंबर ही तो लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू मुंबई के पोश एरिया में 5 अपार्टमेंट्स के बराबर है। ये है ब्रांडिंग। जब सड़क पर नंबर 1 की गाड़ी निकलती है तो ट्रैफिक पुलिस से लेकर आम जनता तक सबको पता चल जाता है कि अंदर कौन बैठा है, विदाउट इवन सीइंग द फेस। ये है पावर का असली डिस्प्ले। इनके पास सिर्फ रोड कार्स नहीं है, इनके पास पाइथन नाम की वाटर कार्स भी हैं, जो जमीन पर 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती हैं और बटन दबाते ही पानी में बोट बन जाती हैं। यह दर्शाता है कि शौक के आगे टेक्नोलॉजी की लिमिट भी पुश की जा सकती है। अब आते हैं इस केस स्टडी के सबसे शॉकिंग पार्ट पर। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 40 करोड़ रुपए कहां इन्वेस्ट करेंगे, रियल स्टेट, स्टॉक्स या गोल्ड, शेख हमदान ने यह अमाउंट इन्वेस्ट किया है ऊंटनी यानी कि कैमल में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बार की बात है कि डेजर्ट में उन्हें ऐसे ही एक ऊंटनी पसंद आ गई। ये एक फीमेल कैमल थी जो कि ब्यूटी पीजेंट और रेसिंग के लिए परफेक्ट थी। उन्होंने मार्केट प्राइस नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ अपनी जिद देखी और $27 लाख यानी कि करीबन 17 से 20 करोड़ रुपए का चेक काट दिया। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो आज की वैल्यू 40 करोड़ रुपए तक जाती है। अब यहां पे ना हमें कंज्यूमर साइकोलॉजी का एक लेसन मिलता है। जब वेल्थ सर्वाइवल के लेवल से ऊपर चली जाती है तो प्राइस इररिलेवेंट हो जाती है, वहां सिर्फ प्रेफरेंस मैटर करती है। उनके लिए वो 40 करोड़ शायद उतने ही थे जितने हमारे लिए 400 या 4000 रुपए। दुबई में कैमल रेसिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जहां जीतने वाले को हैवी कैश प्राइज मिलता है। इसीलिए ये सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक कल्चरल इन्वेस्टमेंट भी है। इसके अलावा इनका शौक फैल्कनरी यानी कि बाज पालना है। अरब कल्चर में फैल्कन एक स्टेटस सिंबल होता है, लेकिन शेख हमदान के पास में जो फैल्कन्स हैं वो जेनेटिकली ब्रीड किए जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उनके पास प्राइवेट जू है जिसमें लायन और टाइगर्स इनके पेट्स की तरह रहते हैं। आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि उन्हें शेरों के साथ खेलने का बड़ा शौक है। यह सिर्फ ब्रेवरी नहीं है, ये पावर प्रोजेक्शन है कि मैं जंगल के राजा को भी कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन यहां पे अगर आपको लगता है कि शेख हमदान सिर्फ पैसे उड़ाते हैं तो आप गलत हैं। यहां पर उनका रोल एक बिजनेसमैन और एडमिनिस्ट्रेटर का आता है। वो सिर्फ एक क्राउन प्रिंस नहीं है, वो दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। दुबई आज जो ऑयल से हटकर टेक्नोलॉजी और टूरिज्म का हब बना है, उसके पीछे फाजा का विजन है। यहां पे एक टर्म समझना जरूरी है, सॉफ्ट पावर। शेख हमदान अपनी पर्सनल ब्रांड को दुबई की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। कैसे? देखिए, जब वो बुर्ज खलीफा के टॉप पर चढ़ते हैं या फिर स्काई डाइव करते हैं तो वो सिर्फ मजे के लिए नहीं होता है, वो वीडियो वायरल होती है और दुनिया भर में दुबई की मार्केटिंग होती है। उन्होंने दुबई फिटनेस चैलेंज शुरू किया जिसमें वो खुद लोगों के साथ में दौड़ते हैं। एक दिन के लिए वो शेख जायद रोड, जो कि दुबई की मेन हाईवे है, उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर देते हैं ताकि लोग वहां साइकिल चला सकें। सोचिए, एक बिजी इकोनॉमिक हब की मेन वेन को रोक देना सिर्फ फिटनेस के लिए। यह दुनिया को दिखाता है कि दुबई में क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है और यह सब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं। इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है उनका ग्लोबल नेटवर्क। आपने उन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हबीब नुर्मागोमेडोव और विल स्मिथ के साथ तो देखा ही होगा। तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है।
जब रोनाल्डो दुबई को अपना दूसरा घर कहता है तो उसके करोड़ों फैंस दुबई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। शेख हमदान समझते हैं कि आज के दौर में इन्फ्लुएंस ही असली करेंसी है। शेख हमदान ने अपनी अलग पहचान बनाई है जिसे दुनिया फाजा के नाम से जानती है। फाजा का मतलब होता है वो जो मदद के लिए दौड़कर आए। वो एक पोएट हैं। वो अपनी पोएट्री में देशभक्ति, रोमांस और फैमिली वैल्यूज की बातें करते हैं। ये चीज उन्हें बाकी एरोगेंट बिलियनियर से अलग बनाती है। इनकी फाइनेंशियल मॉडल सिर्फ कंजप्शन पर बेस्ड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पर भी है। एक एग्जांपल से देखिए, एक बार एक पेशेंट ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी। शेख ने वेरीफाई किया और तुरंत बिना किसी पब्लिसिटी के 10 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बिल क्लियर कर दिया। मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के लिए उन्होंने पर्सनल फंड से 9 करोड़ रुपए की फंडिंग दी, जबकि यह काम गवर्नमेंट बजट से भी हो सकता था। और यह दिखाता है कि उनके लिए पैसा एक रिसोर्स है, कभी लग्जरी खरीदने के लिए तो कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए। अब तक हमने वो देखा जो शेख हमदान दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुबई के रॉयल पैलेस की दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो कि इंस्टाग्राम की क्यूरेटेड फीड पर कभी नहीं आते। शेख हमदान की लाइफ 2019 तक एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर की थी। दुनिया भर की लड़कियां उनकी दीवानी थीं, लेकिन 2019 में अचानक से एक रॉयल वेडिंग अनाउंस होती है। एक साथ 3 भाइयों की शादी होती है, जिसमें शेख हमदान भी शामिल थे। उनकी शादी उनकी कजिन शेखा बिन्त सईद से होती है। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। शादी के 2 साल बाद 2021 में शेख हमदान ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चों के पिता बने। एक बेटा राशिद और एक बेटी शेखा। पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन किया जाता है कि ये पिता बने। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन इंटरनेट स्लूथ्स और रॉयल वॉचर्स ने कुछ अजीब नोटिस किया। ऑफिशियल वाइफ प्रिंसेस शेखा ने कभी भी इन ट्विंस की फोटोज को अपनी सोशल मीडिया पर लाइक नहीं किया, जबकि वो अपनी बाकी की फैमिली फोटोज पर एक्टिव रहती हैं, लाइक करती हैं। यहां से एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी और र्यूमर्स निकल कर आए जो मिडिल ईस्ट मीडिया में दबे स्वरों में डिस्कस किए जाते हैं। रिसर्च और रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि ये ट्विंस शायद उनकी ऑफिशियल वाइफ के नहीं हैं। र्यूमर्स के मुताबिक शेख हमदान की शादी से पहले या पैरेलल में एक और रिलेशनशिप थी, एक कॉमनर यानी कि आम लड़की के साथ जिसका नाम हादिया ज़ेन बताया जाता है। कहा जाता है कि हादिया ज़ेन एक वेल्दी एमिराती फैमिली से थीं, लेकिन रॉयल ब्लड नहीं थी। शेख हमदान के पिता शेख मोहम्मद, जो कि दुबई के रूलर हैं, वो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते हैं और वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से क्राउन प्रिंस की वाइफ को रॉयल ब्लड होना ही चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन प्योर ब्लड लाइन की हो। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि ये ट्विंस राशिद और शेखा उसी सीक्रेट वाइफ के बच्चे हैं। इसीलिए ऑफिशियल वाइफ उन्हें पब्लिकली एक्नॉलेज करने में हेजिटेंट रहती हैं। और ये बात तब और पक्की हो गई जब 2023 में शेख हमदान का तीसरा बेटा हुआ, मोहम्मद। जब मोहम्मद पैदा हुआ तो पैलेस का रिएक्शन ही अलग था। ऑफिशियल वाइफ ने खुलकर फोटोज शेयर की, पूरी फैमिली ने अलग लेवल पर सेलिब्रेट किया, मानो अब जाकर असली वारिस यानी कि ट्रू हेयर आया है। और ये एक छुपी हुई तकरार है जो पैलेस के अंदर चल रही है। यह सिचुएशन एक बहुत बड़े इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा करती है। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ वो बच्चा है राशिद जो पहला बेटा है और शेख हमदान का फेवरेट है, जिसे वो हर जगह अपने साथ रखते हैं, और दूसरी तरफ वो बच्चा है मोहम्मद जो प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑफिशियल वारिस है। तो क्या फ्यूचर में दुबई की गद्दी के लिए इन भाइयों में वही लड़ाई होगी जो हिस्ट्री में होती आई है? इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें शेख हमदान के पास्ट में जाना होगा, जहां एक दर्दनाक कहानी छिपी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शेख हमदान शुरू से क्राउन प्रिंस नहीं थे। टेक्निकलिटी के हिसाब से क्राउन प्रिंस उनके बड़े भाई शेख राशिद बिन मोहम्मद को होना चाहिए था। राशिद स्पोर्ट्स में चैंपियन थे, दिखने में हमदान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनका ऑरा भी काफी अग्रेसिव था। 2008 तक सबको लगता था कि दुबई का अगला राजा तो राशिद ही बनेगा। लेकिन फिर 2008 में रातों रात एक शॉकिंग डिसीजन लिया गया। शेख मोहम्मद ने राशिद को हटाकर अपने छोटे बेटे हमदान को क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया। क्यों?
ऑफिशियल रीजन कभी नहीं दिया गया, लेकिन विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स और वेस्टर्न डिप्लोमैट्स के मुताबिक राशिद की लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। एलिगेशंस लगे थे कि वो ड्रग्स और वाइल्ड पार्टीज में इन्वॉल्व थे। कहा जाता है कि उन्होंने ऑफिस में किसी स्टाफ मेंबर का मर्डर तक कर दिया था, जिसके बाद पिता ने उन्हें गद्दी से बेदखल कर दिया। हमदान को उनकी क्लीन इमेज, सॉफ्ट नेचर और पोएटिक पर्सनालिटी की वजह से चुन लिया गया। वो गुड बॉय थे जिन्होंने पिता की हर बात मानी। और फिर 2015 में राशिद की मिस्टीरियस हालत में मौत हो गई। ऑफिशियल रीजन हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ 33 साल के थे। इस घटना ने हमदान को अंदर से तोड़ दिया। उनकी पुरानी पोएट्री में अपने भाई के लिए वो दर्द साफ दिखता है। यह घटना हमें बताती है कि शाही खानदान में पावर की कीमत कभी कभी खून से चुकानी पड़ती है। आज हम हमदान को अपने बेटे राशिद के साथ देखते हैं तो लोग कहते हैं कि वो उसमें अपने भाई की छवि को देखते हैं। ये इमोशनल बैगेज उनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा हिस्सा है। हमदान की लाइफ में एक और एंगल है, उनकी अडॉप्टेड डॉटर डालिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी वाइफ ने शादी से पहले एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। इस्लामिक लॉ और रॉयल प्रोटोकॉल में अडॉप्टेड चिल्ड्रन को वो स्टेटस नहीं मिलता जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को मिलता है, इसीलिए डालिया कभी स्पॉटलाइट में नहीं आती। हालांकि शेख हमदान बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं। उनका सोशल मीडिया दूसरे बच्चों से भरा रहता है, लेकिन हां, डालिया वहां पे कभी नजर नहीं आती। रिपोर्ट्स के मुताबिक डालिया पैलेस के अंदर प्रिंसेस शेखा के साथ ही रहती हैं और उसे वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक प्रिंसेस को मिलनी चाहिए। लेकिन ऑफिशियल इवेंट या फैमिली पार्टीज में उसका ना होना यह साबित करता है कि रॉयल फैमिलीज में इमेज और ब्लड लाइन सबसे ऊपर है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन कागजों पर उसका वजूद शाही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि उनकी लाइफ कितनी लेयर्ड है। शेख हमदान की लाइफ हमें बताती है कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो इंसान की इमेजिनेशन ही उसकी लिमिट बन जाती है। चाहे वो समुंदर पर 6000 करोड़ का महल बनाना हो, सड़कों पर सोना दौड़ाना हो या शेर और चीतों को पालना हो। लेकिन साथ ही ये केस स्टडी हमें यह भी सिखाती है कि वेल्थ और फ्रीडम दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप दुनिया की सबसे महंगी यार्ड तो खरीद सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी पसंद की लाइफ पार्टनर के साथ खुलकर नहीं रह सकते। आप दुनिया भर में घूम सकते हैं, लेकिन पैलेस के अंदर की पॉलिटिक्स से आप भाग नहीं सकते। शेख हमदान के चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होती है। वो लोगों से मिलते हैं, स्माइल करते हुए हाथ मिलाते हैं, सेल्फीज लेते हैं। वो जेन्युइन लगते हैं और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें उनके पैसों के लिए नहीं बल्कि उनकी फाजा वाली पर्सनैलिटी के लिए पसंद करते हैं। वो एक ट्रेडिशनल अरब प्रिंस और मॉडर्न टेक सेवी सीईओ का परफेक्ट ब्लेंड है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना पैसा और पावर होने के बाद जब आपको पता हो कि आपकी हर सांस पब्लिक मॉनिटर कर रही है और आपका पास्ट और प्रेजेंट हमेशा आपके साथ है, तो क्या आप वही इंसान रहेंगे जो आप हैं? क्या आप वो 40 करोड़ की ऊँटनी खरीदेंगे या 10 करोड़ किसी की जान बचाने में लगाएंगे? शेख हमदान दोनों करते हैं और यही उनका पैराडॉक्स है। इस बारे में सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या शेख हमदान की लाइफ एक ड्रीम है या एक गोल्डन केज? अगर आपको यह डिटेल ब्रेकडाउन और डीप डाइव इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। हमने इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च की है ताकि आप तक वो बातें पहुंचा सके जो मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर मिस कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ऐसे ही बिजनेस, लाइफस्टाइल और जियो पॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही डिटेल्ड एक नई रिसर्च के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।